हेलो, जय हिंद। तो थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज हम लोग कौन सा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। तो बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलिए मैं बता देता हूँ। तो आज हम लोग जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं वो गॉस का प्रमेय। बच्चों, क्या करने वाले हैं? गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय करने से पहले बच्चों हम आपको बता दें कि इसमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। वो चीज़ें क्योंकि आपको समझने से पहले गॉस के प्रमेय को क्या क्या यहाँ पर आवश्यकताएं पढ़ने वाली हैं उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो गॉस के प्रमेय में यूज़ होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ होने वाली है, वह है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या है बच्चों? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को हम बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके। तो आज हम लोग देखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं। देखिए, आपने बहुत पढ़े होंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स ये किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु से अविलंबित गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई इसे प्रदर्शित करते हैं। ये बच्चों किताबी भाषा है, किताबी ज्ञान है। लेकिन आज जो हम अब बताने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स, शायद आप एक बार पढ़ने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि एक्चुअली में विद्युत फ्लक्स क्या है और विद्युत फ्लक्स की एक्चुअल में परिभाषा या डेफिनेशन क्या है। तो चलिए बच्चों, वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है बहाव। पहली चीज, फ्लक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? बहाव। क्या होता है? बहाव। जैसे यदि हम मान लें कि द्रवों में प्रवाह का अध्ययन, यदि कोई द्रव है और ये बह रहा है, क्या हो रहा है बच्चों? बह रहा है। तो इस बहने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? द्रव का बहना। उसी प्रकार बच्चों जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या होते हैं? बहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के बहाव को ये बहने की इस जो उनमें द्रव का गुण होता है उसको बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लक्स। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें कि ये जल है हमारे पास, ये क्या है बच्चों? जल। ये क्या है? जल। तो जल, इस मान लेते हैं कि ये रिंग है। ये क्या है बच्चों? रिंग। तो रिंग में अभिलंबवत मतलब इस तरीके से रखी हुई है और इसके अंदर से ये पानी गुजर रहा है। क्या हो रहा है? पानी गुजर रहा है। तो पानी गुजर रहा है यानी कि जल गुजर रहा है। तो जल गुजरेगा तो यहाँ पर आप जानते हैं कि इसकी कुछ डाया होगी और यहाँ से जैसे ही पानी की कुछ धाराएं यहाँ से जब गुजरेंगी तो ये क्या हो जाएंगी? तो आप बोलेंगे सर यह क्या होंगी? तो आप बोलेंगे सर कि ये इसकी वेलोसिटी यानी कि वेग तेज होगा, काफ़ी रफ्तार में ये गुजरेंगी। कैसे? काफ़ी रफ्तार में। लेकिन यदि इसी को थोड़ा सा एकदम झुका दें, ऐसे झुका दें, तो आप देखेंगे कि इसकी जो स्पीड है, जो स्लो है, वो क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम होगी। बच्चों यही से विद्युत फ्लक्स की व्युत्पत्ति होती है। क्या होती है बच्चों? विद्युत फ्लक्स की व्युत्पत्ति होती है। यदि हम मान लें कि हमारे पास क्या है बच्चों? एक चलिए मैं थोड़ा सा फिर से इसको हमारे पास यहाँ और यदि हम ये मान लें कुछ फ्लक्स हैं जो कि इस तरीके से निकल रही हैं, इस तरीके से निकल रही हैं, इस तरीके से निकल रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लंबवत, देखिए जब धारा हमारी क्या होती है, हमने वहां पर आपको बताया कि यदि उसमें एक रिंग है और रिंग में जल सीधे सीधे लंबवत रखी और निकलेगी तो काफ़ी वेग से निकलेंगी, काफ़ी वेग से निकलेंगी, राइट। लेकिन उसको जब यदि हम झुका देते हैं तो क्या होती है? तो यही जो रिंग हमारी लंबवत है और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो लंबवत निकलेंगे और इन्हीं लंबवत रेखाओं को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं?
विद्युत फ्लक्स। तो चलिए, तो यहां से परिभाषा निकल के आती है कि विद्युत क्षेत्र में, क्या ये ds ले लेते हैं, ये क्षेत्र है हमारा, विद्युत क्षेत्र है, और ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां से एक क्षेत्र है ds। तो इसकी जो हम परिभाषा यदि बात करें कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली, अभिलंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या, क्षेत्र रेखाओं की संख्या, क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाले या गुजरने वाला, आप वाला भी लिख सकते हो, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे बच्चों, फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब हम यहां से शुरुआत करते हैं कि इसका, चलिए इसका एसआई मात्रक देख लेते हैं। एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, पहले तो डी फाई ई इंटू डी एस होता है। तो हम जानते हैं कि इसका विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है, न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो हम क्या बोलेंगे, हम यदि कि न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। अब बच्चों इसका हम बेमी सूत्र बोलेंगे, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ml3 t-3 a-1। ओके, तो ये रहा कुछ बेसिक जानकारी। अब हम स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम, यहां से डेरिवेशन, गॉस थ्योरम। ओके बच्चों, गॉस थ्योरम क्या है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गॉस थ्योरम जो वर्क करता है बच्चों, वह किसी क्लोज सरफेस पे काम करता है। किस पे काम करता है, क्लोज सरफेस पे काम करता है। ओके, क्लोज सरफेस का मतलब किसी बंद परिपथ में, किसी बंद, या मान लेते हैं ये बच्चों, यहाँ से हम थोड़ा सा एक छोटा सा स्मॉल एरिया ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, स्मॉल एरिया ले लेते हैं, और ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये ds, और ये एक पॉइंट P ले लेते हैं। हमारा केंद्र बिंदु है O, और इसकी जो हम रेडियस ले लेते हैं वो r है बच्चों। ओके, एंड प्लस Q आवेश या चार्ज क्या ले लेते हैं बच्चों। इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा लिखते हैं कि कथन लिखते हैं, स्टेटमेंट क्या होगा कि देखिए, जब इन्होंने इनका फुल फॉर्म है, नाम जो गॉस थ्योरम कैसे नाम पड़ा, कि कार्ल फ्रिडरिच गॉस 1777 से 1855 में इन्होंने एक प्रमेय का उत्पादन किया, जिसे हम गॉस थ्योरम कहते हैं। तो जब इन्होंने स्टेटमेंट दिया, तो स्टेटमेंट को हम कैसे, किस तरीके से समझेंगे, जैसे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर
निर्वात में उपस्थित, निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। ओके बच्चों, यानी कि यहाँ से जब उन्होंने स्टेटमेंट किया कि यह स्टेटमेंट तब लागू होगा कि जब कोई भी एक बंद परिपथ हो और उससे गुजरने वाली अभिलंबवत या उससे गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। बच्चों इसी को हमें क्या करना है, प्रूव करना। तो जहां हम ये कह सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट है बच्चों, वो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है बच्चों, क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ओके चलिए, तो हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं और इस यहाँ से डेरिवेशन करना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम डेरिवेशन यहाँ से निगमन करेंगे। डेरिवेशन यानी कि निगमन में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ थ्योरी कैसे लिखनी है आपको। तो थ्योरी बच्चों लिखनी है आपको कि माना कोई बिंदु आवेश Q गोले के केंद्र O पर रखा है, गोले की त्रिज्या R, तब गोले के पृष्ठ पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होगा बच्चों, किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों, E = 1/4πε0 इंटू Q/R²। समीकरण 1। अब बच्चों यदि हम यहां से ले लें कि ds से हमारा जो ds था क्षेत्रफल था, कि अब क्षेत्रफल ले लें, क्या ले लें बच्चों, कि जितने क्षेत्रफल में यदि क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या बच्चों, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बच्चों, d phi E = E इंटू ds इक्वल टू, हम वेक्टर जैसे हटाएंगे तो E इंटू ds cos थीटा। ओके, परपेंडिकुलर लेंगे हम। अब यदि बच्चों हम समीकरण 1 से यदि E का मान रख दें, किसका, E का मान रख दें, तो क्या हो जाएगा बच्चों कि d phi E = 1/4πε0 Q/R² cos थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा। ये समीकरण हमारा 2 आ गया। क्या आ गया, समीकरण 2। क्या आ गया, समीकरण 2। अब बच्चों यदि हम ये मान लें कि उनके बीच का कोण यदि थीटा हो, क्या हो बच्चों, थीटा। क्यों, क्योंकि गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु ए और ds के बीच का जो ds और उनके बीच का कोण बच्चों, यदि हम क्या ले लें, थीटा = 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों, कि d phi E = 1/4πε0 Q/R² इंटू ds। लेकिन यदि अतः गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला, यदि हम मान लेते हैं कि गोले, ये तो एक बिंदु पर था, अब हम ये मान लें कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर गुजरने वाला, संपूर्ण गोले के, यदि हम ले लें कि गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण
वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और डी फाई ई। अच्छा, इंटीग्रेशन का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि यदि आप जानते हैं कि यदि हमारे पास कोई भी एक क्लोज परिपथ है और यदि एक पॉइंट्स पे हम निकालते हैं, तो हम जब एक पॉइंट्स पे निकाल रहे हैं तो इतना हमें मिल रहा है, तो ऐसे प्रत्येक पॉइंट्स को इकट्ठा करने के लिए हम क्या करते हैं, इकट्ठा और एक साथ निकालने के लिए हम बच्चों यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, यानी कि समाकलन का साइन। इसको हम लोग दे देते हैं समीकरण 3। तो यहाँ पर यदि हम लिखें कि समीकरण 3 से, समीकरण 3 से बच्चों, तो समीकरण 3 से क्या होगा कि फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस। यहाँ से यदि बच्चों एस भी लेंगे यहाँ पर, क्योंकि सरफेस एरिया है, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या ले लेते हैं, कॉमन, साथ में क्यू को भी कॉमन लेते हैं और बटे आर को भी क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो यहाँ से डी एस ये हमारे पास बचा, ठीक। किंतु आप जानते हैं कि हमारा गोला क्या है, गोल है, जो हमारा सरफेस वो कैसा है, गोल है। तो गोल सरफेस के लिए बच्चों ds जो लेंगे वो 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या है बच्चों, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके। तो यदि हम यहां पर बच्चों इसकी जगह पर पुट कर दें कितना, तो आप बोलेंगे सर कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। तो बच्चों हमारे पास क्या बचा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि किसके बराबर बचा, फाई ई के बराबर। किसके बराबर बचा बच्चों, फाई ई के बराबर। तो बच्चों ये रहा हमारा फाई ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस का प्रमेय है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तब तक के लिए जय हिंद, आज के लिए बस इतना ही।